प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अगले 40 मिनट के लिए अपने ब्रेन को कॉन्शियस रहने का, दत्तचित्त रहने का निर्देश देते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। और अब तक हमने जो पढ़ा उसका टोटल एक रिवीजन हम लेने वाले हैं। एंशियंट एजुकेशन से जहाँ मॉडर्न एजुकेशन तक आए, तो हमने लेटेस्ट जो पढ़ा वो है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। इसके की इनिशिएटिव क्या है, यानी बिल्कुल जो की इनिशिएटिव है, यानी पायलट स्टडीज ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको आप एक बार हिंदी में देख लीजिए। पायलट स्टडी क्या होती है? देखिए, कोई भी सरकारी योजना बनती है तो उसको पूरे एरिया पे लागू करने के बजाय अगर उसका कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेंगे, एक एरिया पे उसको लागू करके कुछ टाइम के लिए उसके रिजल्ट्स देखेंगे। अगर उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो पूरी स्टेट पे अप्लाई कर देंगे। सपोज यूपी गवर्नमेंट है और योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन लिया, लेकिन पूरी यूपी में उसको लागू करने के बजाय कोई एक जिला लिया, उसके ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया कि 1 मंथ के लिए इसके अकॉर्डिंग वहाँ काम करके देखेंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? पायलट प्रोग्राम। तो पायलट स्टडी इसी तरह की बात है। ऑनलाइन एजुकेशन में पायलट स्टडी की बात करें तो इसका प्रभाव, इसकी इफेक्टिवनेस को समझने के लिए पायलट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। अब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो डिजिटल जो एक मूलभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अगर डेवलपमेंट की बात करें तो स्कूल और कॉलेजेस में इंटरनेट डिवाइसेस और डिजिटल फैसिलिटी को क्या करना है? विकसित करना है। यानी प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, डिवाइसेस होने चाहिए, डिजिटल सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सारे टूल्स भी तो होने ज़रूरी हैं। अगर अभी सपोज हमारे पास ये लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई नहीं हो तो क्या हम क्लास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये सब होने ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल रिपोजिटरी। तो कंटेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। अभी अगर ये पीपीटी नहीं हो तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये सब भी ज़रूरी है। ई कंटेंट होना, डिजिटल स्टडी मटेरियल होना, ऑनलाइन रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, सारे स्रोत होने चाहिए, साधन होने चाहिए। एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड, एड्रेस करना यानी रूरल और डिसएडवांटेज स्टूडेंट को, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं या जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके पास पूरी सुविधाएं नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का एक्सेस उपलब्ध करवाना। तो ये सारे के सारे की इनिशिएटिव है, मूलभूत कुछ कदम हैं जो उठाए गए हैं ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के लिए। अगर शिक्षा को इस तरह से किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, तो कम से कम वो मूलभूत सुविधाएं तो हमारे पास होनी चाहिए। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 4-5 साल पहले काफ़ी बूम आया था मार्केट में, लेकिन ये इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। जैसे आपके पास सीएनजी है, पेट्रोल डीजल का व्हीकल है, तो आपको जगह जगह उसके पंप्स मिल जाएंगे, स्टेशंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से फ्यूल ले सकते हैं। लेकिन ईवी जो भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उनके लिए आपको चार्जिंग के स्टेशंस नहीं मिलेंगे। तो फिर इस वजह से वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो वैसे ही अगर डिजिटल एजुकेशन देनी है तो इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। ये सारी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज तो देने होंगे ना, तभी वो चीज़ें आगे डेवलप कर पाएगी।
अब है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस भी फिक्स होनी चाहिए, एकदम निर्धारित होनी चाहिए। ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग दोनों, इसको प्रोमोट करना। ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर टीचर्स, तो टीचर को डिजिटल ट्रेनिंग और इंसेंटिव्स प्रदान करना। वर्चुअल लैब्स, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए वर्चुअल लैब्स होनी चाहिए। तो अभी जैसे आप ये कर रहे हैं तो वर्चुअल ये हुई, तो इसके लिए प्रॉपर एक लैब वगैरह हो जहां स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली लर्निंग कर सके। ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्जाम भी होने चाहिए, फिर उसका एवोल्यूशन भी, कि आपने क्या गलतियां की हम वो भी सुधारें, तो उसका पूरा एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना, विकसित करना। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, तो अगर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है, मूल्यात्मक शिक्षा है, तो उसमें देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारी समझे, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, कॉपरेशन आपसी समझ बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए सम्मान जरूरी है। वाई हाउ व्हेन, यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होना चाहिए, सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, और टॉलरेंस यानी सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये मूल्य शिक्षा का महत्व देखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्टूडेंट में क्या होना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य समझे कि मेरी क्या ड्यूटीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मेरी, उसमें सिंसियरिटी, ईमानदारी की भावना होनी चाहिए, सत्य, ईमानदारी, नैतिकता का विकास। फिर कॉपरेशन की बात करें तो सहयोग होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, साथ मिलके काम करें, बड़ों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति सम्मान की भावना। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स में लॉजिकली सोच सके वो, मतलब यूं नहीं कि हाँ ये सिलेबस है इसको पढ़ना है लर्न कर लिया, नहीं। जैसे अभी आप ये फर्स्ट पेपर दे रहे हैं ना, इसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग की बड़ी अच्छी परीक्षा होगी कि आप तर्क शक्ति कितनी रखते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों को आप एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। अब सेंसिटिविटी की बात करें तो दूसरों की भावना और समस्याओं को समझने की कैपेसिटी बढ़ती है। टॉलरेंस मतलब, अब देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो अलग अलग विचार, संस्कृति, धर्म, तो इनकी जो सहनशीलता है वो विकसित होगी। टीम वर्क आएगा, एक दूसरे के प्रति उनमें रिस्पेक्ट आएगा। अब 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात हो रही है जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं वो देखेंगे हम। तो ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चरित्र का विकास। सही गलत की पहचान करने की क्षमता विकसित होती है। नैतिकता, ईमानदारी, राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने की आदत बनती है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो कौशल विकास, इमोशनल, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित होती है। तो जीवन में प्रभावी इंटरेक्शन और एक्सप्रेशन में सहायता मिलती है। और हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा की बात है तो मेडिटेशन, योगा, हेल्दी हैबिट से क्या डेवलप होता है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बेटर होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, किसी को तनाव है वो मैनेज होगा। इमोशनल बैलेंस होगा, भावनात्मक एक सामंजस्य आएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, पर्सोना, आप साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं ना, जो चेहरा होता है, मीन्स पूरा का पूरा व्यक्तित्व, तो उसका कॉन्फिडेंस, यानी एक तो बाहर से देखा जाता है, हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसको आउटवर्ड देखते हैं ना, हम उसकी बाहरी पर्सनैलिटी, हेल्थ कैसी है, हाइट कैसी है, ड्रेसअप कैसा किया है, फेस पे कैसे भाव आ रहे हैं, फिर हम उसके आंतरिक गुणों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें मिलके क्या बनती है, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डेवलप होना, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपने प्रति वो जागरूक होगा, उसमें लीडरशिप की भावना आएगी, और वो अपने लक्ष्य को पहचानेगा और उसको क्या करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये प्रेरणा मिलेगी। अब है एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण की शिक्षा, तो इससे सस्टेनेबिलिटी और जागरूकता बढ़ती है। नेचर के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य की भावना का विकास होता है। तो ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एनवायरमेंट एजुकेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करने हैं। आज भी हम अभी इसको कंप्लीट करके कुछ पीवाईक्यूज भी लेंगे, जिससे आपको पता लगे कि आप जो ये पढ़ रहे हैं इसको आप कैसे अप्लाई करें।
बाकी बेटर होगा इसको सीक्वेंस से लर्न कर लें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 सही होगी, 3 उसमें हो सकता है ऐसे दे दें ग्रुपिंग करके, या आपको उसमें एक गलत दे देंगे और 3 सही दे देंगे, फिर बोलेंगे कि कौन सा मिसमैच है। कैसे भी पीवाईक्यू आ सकते हैं। अब ये है एनवायरमेंटल एजुकेशन शोइंग अवेयरनेस, एक्शन एंड एटीट्यूड। तो जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो क्या दिखा रही है? अवेयरनेस यानी जागरूकता, एक्शन मतलब हम किसी भी बात को एक्शन में कैसे लेके आते हैं, और एटीट्यूड तो ये देखेंगे। नॉलेज, छात्रों को एनवायरमेंट, पोल्यूशन और कंजर्वेशन की जानकारी देना। आपके सिलेबस का ये लास्टली पॉइंट चलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए सिलेबस को हम जो वैदिक एजुकेशन से पढ़ते हुए पूरे मैकाले मिनट एंड वो पूरा डेवलपमेंट देखते हुए है ना, ब्रिटिश इरा का, मुगल काल में कैसे यूनिवर्सिटीज को जलाया गया, फिर ब्रिटिश काल आया, फिर भारत स्वतंत्रता से पहले, फिर स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, और लेटेस्ट हमने 2020 नैप पढ़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे लेके आज तक क्या चल रहा है, और फिर ये लास्टली आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। तो अवेयरनेस, एक्शन, एटीट्यूड की बात है तो छात्रों को एनवायरमेंट, पोल्यूशन और कंजर्वेशन की जानकारी, जैसे वाटर कंजर्वेशन होता है ना, वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन, हम पानी को, वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं, वो सारी चीजें छात्रों को जानकारियां होनी चाहिए उन बातों की। अवेयरनेस, पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्रों के अंदर ये कर्तव्य की भावना, जिम्मेदारी की भावना डेवलप करना। स्किल्स की बात करें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई, पहचानना और सॉल्व करने की स्किल्स विकसित करना। एटीट्यूड की बात करें तो एनवायरमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड और कंसर्न विकसित करना, ठीक है। तो जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, उसके प्रति छात्रों के मन में एक सम्मान होना चाहिए। पार्टिसिपेशन, कि ऐसी कोई एक्टिविटी अगर चल रही है, जैसे प्लांटेशन हो रहा है, पौधों को रोज पानी पिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्टूडेंट्स में ये भावना होनी चाहिए कि वो उन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेवे, फिर वो एक्शन में भी लाए, प्रैक्टिकली कोई स्टेप लेना, एक्शन लेना, ये भी करे। सिटीजनशिप यानी नागरिकता, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में अपना कंट्रीब्यूशन देवे। अब ये जो चीजें है ना, ये आपको दिखाने का एम यही है कि ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए ऊपर ये अपन ने 1813 से शुरू किया है ना, 13 के बाद 33 पे आए, फिर 35, फिर 54, 82, अब ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है वो देखिए। 13 में पहले चार्टर एक्ट आया था, फिर 33 में ये चार्टर, फिर मेकाले मिनट आया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 35 में, फिर वुड्स का डिस्पैच आ गया 54 में, 82 में हंटर कमीशन आया, फिर 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 17 में, फिर हार्टोग आया 29 में, 37 में वुड्स का डिस्पैच, वुड्स रिपोर्ट आ गई, एबॉट, और 44 में सार्जेंट रिपोर्ट आई। तो ये पूरे आप हिंदी में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से बनाना है। तो मैकाले, मैकाले कौन थे? लॉ मेंबर थे, किसके? गवर्नर जनरल काउंसिल के। और क्या थे? चेयरमैन थे, किसके? सोसाइटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के। अभी ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने कि मॉडर्न लैंग्वेज की क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश को क्या करना है? वेस्टर्न लैंग्वेज में सबसे प्रमुख है। अब ये ऐसी लैंग्वेज है जो रूलिंग क्लास के लिए है, और ये हेल्प किस में करेगी? रेनेसा लाने में, पुनर्जागरण। फिर नेटिव्स ईगर टू लर्निंग इंग्लिश, के भारत के लोगों में उत्सुकता है इंग्लिश के प्रति, तो फिर क्यों ना इसको भुना लिया जाए। अब इम्पॉर्टेंट टू एजुकेशन ऑफ हायर क्लासेस और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये अपनाते हुए मेकाले ने ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जिसने भारत की गुरुकुल की प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात आई तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म, रिलीजियस एजुकेशन, इसको ऐसे बैलेंस किया गया कि इसमें कुछ जैसे संस्कृत के ध्यान में रखते हुए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको उर्दू को ध्यान में रखते हुए UGC बना। फिर 3 लैंग्वेज की थ्योरी आई कि मातृभाषा भी होनी चाहिए, रीजनल भाषा यानी स्थानीय भाषा भी, और इंग्लिश भी। फिर फेलोशिप, स्कॉलरशिप की बात हुई, रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई। तो आप इस तरह से, ये दिखाने का टारगेट मेरा यही है कि अपने नोट्स आप ऐसे बनाएं,
ऐसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत जल्दी लर्न होगा। थोड़ा सा आप चार्ट पेपर लेके हाइलाइटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। और आप हिंदी में भी बना सकते हैं इनको आराम से। आप हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल है तो लिखिए। कोठारी आयोग की खास खास बातें हैं, देखिए ऐसे ये सारा आप पढ़ चुके हैं ना। कोठारी आयोग की सिफारिश पे ये पैटर्न चला। मैंने बताया था ना, पहले 10th के बाद सिर्फ 1 साल पढ़ना होता था और फिर कॉलेज में आ जाते थे। उसके बाद शिक्षा नीति ऐसी बनी कि 10+2+3 वाली शिक्षा नीति आ गई थी। तो DS दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरमैन थे ना, तो उन्हीं के नाम पे इसका कोठारी कमीशन नाम रख दिया गया। ये सारी की सारी उसी की विशेषताएं हैं। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तो 68 में आई थी पहली वाली, दूसरी 86 में आई और तीसरी 2020 में आई। तो ये जो नवोदय विद्यालय शुरू हुए थे ना, ये 86 की पॉलिसी में प्रस्तावित हुए। तो आज भी जो चल रहा है ना नवोदय विद्यालय, ये कौन सी शिक्षा नीति की उपज है, देन है 1986 की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, डी-लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, राइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, वोकेशनल के केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, कुछ ऐसा ज्ञान जिससे बच्चे रोजगार भी प्राप्त कर सके। अब ये फिर नैप का रिव्यू लिया गया इसमें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई कानून बना तो उसको दोबारा रिव्यू में नहीं लिया जाएगा। तो मैंने ये भी बताया था ना, नैप कब कब आई। जब पहला वाला आया था 68 वाला, तब मिसेस इंदिरा गांधी PM थी। फिर 86 वाला आया तो मिस्टर राजीव गांधी PM थे। उसके बाद जब इस पे रिव्यू हुआ ना ये वाला, तब PV नरसिम्हा राव PM थे। और अभी लेटेस्ट जो 2020 आई, इसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी PM रहे हैं। तो 1990 में देखिए राममूर्ति कमेटी आई थी। फिर 93 में यशपाल कमेटी आई थी। तो यशपाल कमेटी ने क्या किया, एकेडमिक बर्डन को कम किया, रिड्यूस यानी कम करना। ट्रीट टेक्स्ट बुक एज स्कूल प्रॉपर्टी। तो जो टेक्स्ट बुक्स है वो कहाँ की, स्कूल की प्रॉपर्टी होगी। नो होमवर्क इन प्राइमरी लेवल, 5वीं तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और टीचर प्यूपिल का रेशियो भी निर्धारित हुआ कि 30 बच्चों पे एक टीचर। यानी ऐसा नहीं टीचर्स की कमी है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो ये बिल्कुल ये रेशियो डिसाइड कर दिया गया। फिर 92 में क्या हुआ, जनार्दन रेड्डी ने ये एक पर्सन है जिन्होंने इसका फिर रिव्यू, जो कमेटी बनी ना उसके अध्यक्ष रहे। तो ये भी एक कमेटी ही है। अब इसमें मेजर चेंजेस UG और PG प्रोग्राम में क्या चेंज हुए, तो ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसको प्रॉपरली देख लेना, ये आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं PDF में। फिर डिजिटल एंड रिसर्च पोर्टल इन हायर एजुकेशन, स्वयं प्रभा, शोध गंगा, शोध चक्र, शोध शुद्धि और शोध गंगोत्री, ये नाम याद कर लेंगे। स्वयं प्रभा आप जानते हैं DTH चैनल है, ठीक है। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन ये TV चैनल चलते हैं। इनके ऊपर स्टूडेंट्स रिवाइज कर करके वही जो चीज़ें बार बार आती है, एक ही जो क्लास है वो रिपीट भी होती है। अब आप ऐसे याद रखेंगे कि गंगोत्री क्या होती है, बिल्कुल वो हिमालय की ऐसी जगह जहाँ से गंगा जी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। तो ये क्या है, रिपोजिटरी ऑफ इंडियन PhD सिनॉप्सिस, ओपन एक्सेस है इसका। फिर है उसके बाद शोध गंगा। अब गंगोत्री से निकल के क्या आई है, गंगा। तो ये रिपोजिटरी ऑफ इंडियन PhD थीसिस की बात है। अब ये कहाँ, ये सब किस रेफरेंस में आ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल नए नाम होंगे आज। तो इनको आप ध्यान से समझिए कि जब आपने सपोज ये अभी एग्ज़ाम दिया, अभी आप देंगे 2 महीने बाद जो जून में अटेम्प्ट देंगे, अगर आप उसमें PhD के लिए नेट JRF कर ले तो बेस्ट है। सपोज कुछ मार्क्स से आपका रिजल्ट कुछ लाइट है तो आप PhD के लिए एलिजिबल हुए। अब आपने कोशिश की कि मुझे PhD करनी है, आपने अपना एक सब्जेक्ट लिया, अपने गाइड के अंडर डिसाइड कर लिया अपना टॉपिक। अब आपको पहले तो क्या होता था, रिटर्न फॉर्म में देनी होती थी चीज़ें, तो उसकी ज़ेरॉक्स करवा के टाइपिंग करके वैसे वो जमा होती थी। अब डिजिटल युग आ गया और पहले कॉपी पेस्ट बहुत होता था, लोग एक दूसरे की थीसिस का मैटर चुरा के इधर उधर करके और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते थे। बट अब चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब इतना आसान नहीं रहा। तो अब क्या करना होता है
कि जब भी कोई टॉपिक लेते हैं तो शोध गंगोत्री से वो सारा देखा जाता है कि इसमें कितने लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, आपका ये टॉपिक यूनिक है या इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोगों ने रिसर्च कर ली है। फिर शोध गंगा मतलब रिपोजिटरी ऑफ इंडियन पीएचडी थीसिस, ये ओपन एक्सेस है, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे शोध गंगा में। फिर उसके बाद अगर आए कि अगर किसी ने कोई कॉपी की है, प्लेगियरिज्म है, डिटेक्शन सर्विस, वो पता लग गया उस सॉफ्टवेयर का कि ये कुछ गलत हुआ है, तो आपके जैसे एक इसमें लिमिट होती है कि इतने इतने वर्ड्स तक कॉपी है तो कोई बात नहीं, जैसे आपने WHO की डेफिनेशन लिखी है, स्वास्थ्य की परिभाषा, अब वो तो आपने सेम ही लिखोगे ना अपने मन से, तो उसको नई बना के तो लिखोगे नहीं, तो वहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने किसी का मैटर लिखा, कॉपी किया, वो अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आपको उसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आपकी थीसिस रद्द हो सकती है, तो इस तरह के प्रावधान है। तो ये शोध गंगोत्री से निकला, फिर शोध गंगा आई, फिर शोध शुद्धि। अब शुद्धि की बात आ रही है कि आपको नकल नहीं करनी है। प्लेगियरिज्म क्या होता है? नकल मारना, किसी की लिखी हुई चीजों को चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कर देना। अब ये इनकी चेकिंग के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं कि आपकी थीसिस को अगर वो इस तरह से चेक करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि आपने ये यहाँ से कुछ चुराया है। अब शोध चक्र की बात करें तो रिसर्च वर्कफ्लो मैनेजमेंट टूल फॉर स्कॉलर्स, तो कुछ जो विद्वान हैं उनको अगर रिसर्च का वर्क फ्लो मैनेज करना है तो ये एक टूल है। तो ये सब के सब क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रिसर्च में ये चीजें हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्यों पढ़ा है हमने ये और क्या इसका मीनिंग है? तो आई थिंक आज आपने ये एक नई चीज सीखी है, तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बना लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो डेफिनेटली आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अब हम लेने वाले हैं PYQs का एक और सेशन। तो PYQ में हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं सारी ऑप्शंस। देखिए, बाईलिंगुअल किया है मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों लिए हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन किसको प्रोमोट कर रही है, किसको बढ़ावा देने के लिए बनी है ये? तो वैश्विक नागरिकता के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय कानून, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के जो कानून है वो अलग अलग है ना, तो क्या ये बात कही जा रही है क्या? देखो, वर्ड से पहचानो पहले तो। ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पे, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और एजुकेशन मतलब सबकी एजुकेशन समान होनी चाहिए। अब यहाँ तो कानून की बात हो रही है, तो ये तो यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा। फिर है इश्यूज रिलेटेड टू वीजा एंड क्रॉस कंट्री सिटीजनशिप, तो वीजा की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या आपको लग रहा है कनेक्ट हो रहा है? एक बार ध्यान से पहले चारों ऑप्शन देखेंगे हम, फिर अपना रिजल्ट निकालेंगे। फिर है इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस की बात हो रही है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पब्लिक रिलेशंस क्या होने चाहिए, क्या है। फिर मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज, तो जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा सोसाइटी कैसी हो? शांतिपूर्ण हो, जहाँ पे सहन शक्ति ज़्यादा हो, इंक्लूसिव हो, सब चीज़ों को अपने में समेट के चलती हो, सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबल होनी चाहिए, जो आगे से आगे बढ़े, ऐसी होनी चाहिए। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन किसको बढ़ावा दे रही है? भाई फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रिजेक्ट है। दूसरा, इसमें वीज़ा और सिटीजनशिप का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब पब्लिक, यस, क्या? इसमें डी आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, डी होगा, सही समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टिकल्स ऑफ HECI? अब इसका बता दीजिए। NHERC, देखो ये आ चुका है, NAP 2020 के वर्टिकल्स कौन से हैं? आई थिंक ये रिसेंट ही है, पिछले 2-1 साल में ही पूछा गया, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये पूरा यहाँ तक देखेंगे और फिर इसके कोड बने हुए हैं, है ना। आपको देखो, PYQ करने की क्यों कहते हैं, आप इसको लर्न भी कर लोगे, आपको याद भी है, लेकिन आपको तो 3 घंटे में पेपर पूरा करना है ना, 150 क्वेश्चंस निकालने। अब सोच लो कितना टाइम है आपके पास, तो आपको इसमें ये सारे देखने के बाद ये, तो अब अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमको और भी स्पीड बढ़ानी है।
इसलिए आपको बार बार कहते हैं PYQ कीजिए। ये वाली PDF में भेज ही दूंगी, नो वरीज, बट अभी ये क्या होगा, कोशिश कीजिए, बताइए। ये तो आपने किए है ना लर्न, देखिए 1 होगा ना, 1 तो है ही है, 1 और 5 तो होगा, यस, लेकिन और भी है एक ग्रुप ऐसे बन रहा है ना। 3 कौन सा है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, HEGC, और नैक है ना, नैक तो था ही उसमें, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, याद आ गया। यस, तो हमारा ऑप्शन बी होगा, सिंपल 135, देख लीजिए ध्यान से, 1 NHERC, HEGC 135, और नैक, 135। 135, गुड। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में सही कथन चुनिए। तो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, ये पार्लियामेंट के जो एक्ट हैं वो इनको एस्टैब्लिश करते हैं, तो बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों में इसके बारे में बात होती है। फिर है इसके विजिटर राष्ट्रपति होते हैं, सही बात है। फिर राष्ट्रपति इसके सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, और इसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एकदम सही है, और इसका मैंने एक अपवाद भी बताया था, एक्सेप्शन, जो रविंद्रनाथ टैगोर का है ना शांति निकेतन, जिसका अभी नाम बदल दिया गया है, वो एक एक्सेप्शन है, वहां पे PM विजिटर है, बाकी जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां राष्ट्रपति है, कल ही पढ़ी थी हमने ये बात, और प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट मेंबर्स, ये भी सही है। बाकी ये फोर्थ वाला सही नहीं है, तो हमारी राइट ऑप्शन 1 2 3 यानी ए होगा, ए सही है हमारा। अब आगे आ जाइए, NBA, विच इंस्टीट्यूशंस आर एक्रेडिटेटेड बाय NBA। तो NBA किन संस्थानों को प्रत्यायन देता है, मतलब क्रेडिट देता है, ऐसे समझ लीजिए आप, किनको क्रेडिट देता है, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, टीचर एजुकेशन एग्रीकल्चर इनसे नहीं है, ये टेक्निकल, बी ऑप्शन है इसमें। ये तो बहुत इजी है, कर लोगे आप। भारत के प्राच्य अध्ययन संस्थान चुनिए, प्राच्य मतलब पुराने, ठीक है, मॉडर्न और एंशियंट, ये अंतर याद रखना। तो एशियाटिक सोसाइटी, फिर है मद्रास संस्कृत कॉलेज, फिर तेजपुर विश्वविद्यालय, मिथिक सोसाइटी। ध्यान से देखेंगे सारी ऑप्शंस वापस से, प्राच्य मतलब पुराने, ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स भारत के, तो इसमें एशियाटिक सोसाइटी सही है, मद्रास संस्कृत कॉलेज भी सही है, भाई संस्कृत प्राच्य भाषा है ना हमारी, तो ये यहाँ कनेक्ट होगी, और मिथिक सोसाइटी, A, B और D हमारी इसमें राइट ऑप्शंस है, तो ए ऑप्शन सही है। CBCS, ये तो याद हो गया होगा अभी तक, CBCS का पूरा नाम बताइए। क्राइटेरिया बेस्ड चॉइस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्राइटेरिया बेस्ड क्रेडिट टेबल स्कोर्स, और क्रेडिट बेस्ड चॉइस स्कोर्स। C और D तो बिल्कुल गलत लग रहे होंगे, क्या लग रहा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी आएगा इसमें, B होगा, गुड। C और D तो बिल्कुल गलत है, पढ़ने में ही गलत लग रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। A और B में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा आपको, लेकिन इसमें B राइट ऑप्शन है। चलिए, निम्न में से कौन सा निजी विश्वविद्यालय, निजी मतलब प्राइवेट, तो अन्ना विश्वविद्यालय, बिट्स पिलानी, वर्धमान और IIT। बिट्स पिलानी पता है आपको, पिलानी राजस्थान में एक जगह है, शेखावाटी में, चूरू के उधर, तो वहां पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। तो आपको क्या लगता है, बिरला वालों की कोई भी अगर स्कूल कॉलेज है तो गवर्नमेंट चला रही है क्या, ये नाम पढ़ते ही क्लिक हो जाना चाहिए, बिट्स पिलानी प्राइवेट है, ठीक है, बी होगा। NIRF का पूरा नाम बताएंगे अब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फेडरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फेडरेशन, C होगा। देखो ऐसे ऐसे उलझाते हैं, कितना करीब है बताइए, ये 2 में लग रहा होगा ना, A और D तो समझ में आ गया था रिजेक्टेड है, बट ये कितना करीब है B और C, केवल और केवल एक ऑफ का अंतर है, तो ठीक है, इसमें क्या होगा, C राइट आंसर है।
अब बताएंगे इंडिया अट्रैक्ट्स फ्यूअर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ड्यू टू, भारत में बहुत कम विदेशी विद्यार्थी आते हैं। भाई हमारे यहाँ के तो पढ़ने जाते हैं, पता है ना, रशिया जाते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, लेकिन हमारे यहाँ विदेशी विद्यार्थी कम क्यों आते हैं? लेक ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, आवास की कमी, डिफिकल्टी इन रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, योग्यता की मान्यता में कठिनाइयाँ, रिजल्ट बेस्ड एडमिशन, यहाँ जो एडमिशन होते हैं वो रिजल्ट के आधार पे होते हैं, लेक ऑफ एंथुजियाज्म अमॉन्ग टीचर्स, टीचर के अंदर उत्साह की कमी है, या लेक ऑफ एंथुजियाज्म अमॉन्ग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में उत्साह की कमी है। दो का पेयर बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान से वापस देख लेंगे। इसमें ए और बी का पेयर बनेगा, ठीक है, लेक ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और डिफिकल्टी इन रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, ये दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अब है विच स्टेट्यूटरी बॉडी अप्रूव्स कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, ऐसा कौन सा निकाय है, ऐसी कौन सी बॉडी है जो सिलेबस बनता है ना, पाठ्यक्रम करिकुलम बनता है, उनको अप्रूव करता है, औपचारिक स्वीकृति देता है कि ठीक है अब ये बन जाएगा। नाम से ही ये अभी रिसेंट आया है, अभी जो मैंने अटेम्प्ट दिया था ना लास्ट टाइम, इसमें भी आया है, ये उसकी सीक्वेंस आई थी इस बार। ये है, नाम से ही पता लग रहा है ना, एकेडमिक काउंसिल। भाई जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होगी ना, सीनेट तो मतलब जो कानून बनाते हैं वो, तो कोई भी अगर यूनिवर्सिटी वगैरह कोई जगह है तो वहां पे अगर सीनेट वर्ड आ गया ना, तो ये देखो इसमें थोड़ी सी आपकी ये जीके ऐसे काम देती है। तो एकेडमिक काउंसिल आपको पता होना चाहिए कि एकेडमिक काउंसिल यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो काउंसिल है वो पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देती है कि अब ये करिकुलम चलेगा, अब ये चलेगा। अब है संस्कृत विद्यापीठ की शिक्षा किसका उदाहरण है, बहुत इजी है ये वाला, तो आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो नॉन कन्वेंशनल तो क्या है, हाँ बोलिए, गुड, वेरी गुड, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स, प्राच्य, ये शब्द से पता लग रहा है ना, जैसे संस्कृत प्राचीन भाषा है तो प्राच्य हो गया, गुड। विच स्टेट्यूटरी बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैज द पावर टू अकॉर्ड फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ऑफ स्टडीज, ये शायद ऊपर आ गया है, विश्वविद्यालय की कौन सा वैधानिक निकाय कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों को औपचारिक स्वीकृति देता है, सीनेट, ये दोबारा रिपीट हो गया गलती से, सी होगा एकेडमिक काउंसिल, ये भी रिपीट हो गया। चलिए अब देखेंगे हम, मैच द फॉलोइंग, 4 स्टेजेस दी है, ये ऐसे बहुत आते हैं, इस बार आया था बिल्कुल ऐसे, ये मैच वाले 2-3 आ गए थे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड वाले में वो असर्शन और रीजनिंग वाले बहुत आए थे, योगा वाले में। अब देखेंगे, वैल्यू कलेक्शन थ्रू इन्विटेशन, इनर इवोल्यूशन, वैल्यू कंसोलिडेशन और वैल्यू क्लैरिफिकेशन। तो इसमें इससे ये 4 स्टेजेस बताइए, कौन सी, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। अब आज जैसे आपको एक पीपीटी में स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि स्टूडेंट्स के क्या गुण होने चाहिए, पर्यावरण की बातें हैं, तो मूल्य विकास के जो 5 चीजें थी ना, तो ये वही कुछ यहाँ पे बता रहा है। तो अभी मैं इसका आंसर बता रही हूँ, बाकी आप इसको प्रॉपरली पीडीएफ जब पहुंचेगा सामने रख के अच्छी तरह से मैच करते हुए देखेंगे क्या है कैसे है। ये है ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 3। अब देखेंगे, तो ए में 1, स्टेज 1 कौन सी है, वैल्यू कलेक्शन थ्रू इन्विटेशन। बी स्टेज दूसरी कौन सी है, इनर इवोल्यूशन, फिर अपने आप का इवोल्यूशन, अपने भीतर का। फिर स्टेज सी कौन सी आएगी, वैल्यू का क्लैरिफिकेशन किया, और लास्ट में मूल्य का जो सुदृढ़ीकरण यानी कंसोलिडेशन ये किया है। अब आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा आते हैं असर्शन, रीजन, और थोड़े से घुमा के भी दिए हुए रहते हैं, ध्यान से कर लेना। नीति क्रियान्वयन के लिए केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही सुदृढ़ डेटाबेस की आवश्यकता होती है। पॉलिसी एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी योजना बनी तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्लान होता है, जो योजना होती है, उसको किसकी जरूरत होती है, डेटाबेस सिस्टम की। और कहाँ पे होती है, रीजनल लेवल पे ही होती है। जो भी स्टैटिक्स से रिलेटेड सिस्टम है वो क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर डेटा होना चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी एक गुणवत्ता क्वालिटी होनी चाहिए, क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन भी उसका होना चाहिए।
तो सांख्यिकीय प्रणाली को डेटा आर्किटेक्चर, सुरक्षा, गुणवत्ता, शुद्धिकरण और एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। तो अब इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, देखिए नवंबर 21 में। और ये तो पुराना, मतलब ये रिपीट होते हैं, दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, वही चीज घुमा के किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं। तो देखिए मैम ये इसमें दोनों सही है। नहीं, ये देखिए क्षेत्रीय स्तर पे केवल वर्ड जहाँ आ जाए ना, ये केवल वर्ड पे हमेशा नजर रखना। आपको ये योगा वाले में भी काम देगी ये ट्रिक। जहां पे भी केवल शब्द आ जाए ना, उसको समझ लेना ये एक वन वे बात कर रहा है, यानी बायस्ड है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। केवल शब्द देखते ही डाउट कर लेना उसके ऊपर। तो नीति का क्रियान्वयन करेंगे तो क्षेत्रीय स्तर पे क्यों करेंगे भाई, पूरे राष्ट्र, पूरे भारत पे ही सही डेटाबेस चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र केवल एक क्षेत्र में कर दे, सब तरफ प्रॉपर डेटाबेस चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें दोनों ही अब दूसरे को ध्यान से देखिए। फर्स्ट तो मुझे देखते ही लग गया रिजेक्ट है, और सेकंड सही है। ठीक है, तो जो भी ये स्टैटिक्स वाला सिस्टम है, इसमें डेटा आर्किटेक्चर, ये सारा शुद्धिकरण, एकीकरण फिक्स होना चाहिए, ये सही है। अब गुड्स डिस्पैच अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। बताइए, ये करते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। गुड्स डिस्पैच पढ़ा था, बनाए इसके नोट्स। देखो, ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, और सभी स्तर पे अंग्रेजी को माध्यम बनाने की बात इसमें की गई। तो कौन कौन सी ऑप्शन इसमें सही है, देखिए। थर्ड भी आएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, अब आज अच्छी तरह से रिपीट कर लेना वुड्स डिस्पैच को। ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड। अब ये कल करेंगे, या मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप करेंगे, फिर आप डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। अभी हम करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अध्ययन सत्र में जो भी पढ़ा उसे हम स्मरण रख पाए, इस शुभ भावना के साथ धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम। मैम